अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर किरण कायनात। हमने आज चैप्टर सेकंड जो है बायोलॉजिकल मालिक्यूल स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा बायोलॉजिकल मालिक्यूल का। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स इसका इंट्रोडक्शन अब मैं आपको दे दूं। तो बायोलॉजिकल मालिक्यूल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसे मालिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग्स की बॉडी बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना रहे हैं, ऐसे मालिक्यूल हम इनको कहते हैं बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस। आपकी बुक के अंदर इसकी बिल्कुल पेट डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो केमिकल कंपोनेंट, ऐसे कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी बना रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ विच आर द केमिकल प्रोसेस विच आर टेकिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हीं केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं। मींस के ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। विच टाइप ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स? दे मे बी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। इसीलिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करें। सेकंड थिंग इज़ के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एट्सेट्रा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया वगैरह, तो ये सारे केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं इनको समझने, ये केमिकल प्रोसेस जो हैं इनको समझने के लिए भी हमें जो है वो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कि जो हमने बात की केमिकल कंपोनेंट्स की, तो हमने उसमें दो कंपोनेंट्स की बात की है। एक हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात की है, सेकंड हमने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात की है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, जो हमें हम आपने इसे केमिस्ट्री में पढ़ा, जो हमें किससे हासिल होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इसके अलावा लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वगैरह। और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वाटर इसमें आ जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इसमें एसिड्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के बेसिस आ जाती हैं, साल्ट्स वगैरह आ जाती है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म मीन जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं विद इन द सेल कलेक्टिवली, हम इन सब को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म से पहले आपने याद करना है एक टेबल। वो टेबल ये है कि जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे कि वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, इसके अलावा इनऑर्गेनिक काइंड, इन सब की ना परसेंटेज याद करनी है आपने, बैक्टीरियल सेल में भी और मैमेलियन सेल में। जैसा कि आप देखें कि जो वाटर है वो 70% है। तो यहाँ पे ना गलत लिखा, मेमेलियन सेल में 17 नहीं है, वाटर मेमेलियन सेल में भी 70% है और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70% होता है। जैसे प्रोटीन्स हैं तो मैं बैक्टीरिया के सेल में प्रोटीन्स जो है वो 15% है और मेमेलियन सेल में 18 है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज, ये सारी करनी है आपने याद, क्योंकि ये आपके ना एमसीक्यूज़ में आती है। तो आपकी बुक के अंदर ये टेबल बना हुआ होगा, ये टेबल को आपने एमसीक्यूज़ के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है। अब हम आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म की। हमने जो बात की, हमने कहा मेटाबॉलिज्म क्या होता है जी? कलेक्टिवली जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हम उनको ओवरऑल सबको मिला के टोटल सम जो है
जितने भी रिएक्शन का हम उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में ना दो तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे कौन से होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसने सर्वाइव करना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इन्वायरमेंट से कुछ केमिकल लेगा और वो लेकर अपनी बॉडी के जो लिविंग मैटर है प्रोटोप्लाज्म, उसको बनाने के लिए उसको यही केमिकल्स चाहिए। और ये केमिकल्स वो कहाँ से लेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा। इसीलिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल कॉन्स्टेंटली नए सब्सटेंस लेते रहते हैं और उनको केमिकली जो है मुख्तलिफ़ तरीके से नए सेल के मटेरियल बनाते रहते हैं, मींस के सेल की कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, या फिर उन केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे वो क्या लेते रहते हैं, एनर्जी भी ऑब्टेन करते रहते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं, इनको हम कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं जी, एनाबॉलिज्म, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएं। जैसे कि मैंने ये दिखाया हुआ छोटी सी इसकी डायग्राम में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होकर कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की नीड होती है। दूसरा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की टाइप है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन दोज रिएक्शन इन विच लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में, इसके रिज़ल्ट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब जो ये दोनों प्रोसेस हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली और समल्टेनियसली आप कह सकते हैं कि हो रहे होते हैं, पैरेलल हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जबकि उसी टाइम के ऊपर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स ऐसे, जैसे प्रोटीन्स हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन जब होती है तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, दिस इज़ द कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह एट द सेम टाइम सम अमाइनो एसिड और फ्यू अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोटीन, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलल साथ साथ हो रहे होते हैं। प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रही है अमाइनो एसिड में, एट अ सेम टाइम अमाइनो एसिड आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोटीन। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये तीनों आपस में भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ जो है वो डिपेंड करती है केमिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और केमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर हमारा टॉपिक है कि हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अभी आपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बन एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की डेफिनेशन में ये था कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इन ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है जो है किसके अंदर, बायो के अंदर या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले कि कार्बन को ही क्यों स्केलेटल ऑफ लाइफ कहा जाता है, कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की, कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड। मीन के कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है इसकी कि कार्बन के सबसे पहले आप देखें कि कार्बन की आपने इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होगी, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, 2 to 4 5 एंड 6 कार्बन के एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन को जो उसका आखिरी शेल है ना, कार्बन का वैलेंस शेल, वो है 2s, और ये 2 वाला जितना भी है 2s से लेकर 2pz तक। तो 2s से 2pz तक देखें इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 2 3 और 4। जबकि लास्ट शेल के जो वैलेंस शेल होता है उसने ऑक्टेट को फॉलो करना होता है ना, तो 4 इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं इसके वैलेंस शेल में, 4 इसको चाहिए। मीन के 4 अगर इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स तो ये 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इट्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल
कार्बन हैज़ टू फॉर्म द 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। 4 कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो शो किया गया इस तरह। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये कोवलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकता है जिसके अंदर अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कितने 3 हैं। क्लियर हो गया। तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी, कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड बिकॉज ये इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बांड बनाता है। जो 4 बांड बनाएगा तो इसका ये जो 4 बांड बने हैं, जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज़ स्टेबल स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब ये कार्बन सिर्फ इस हाइड्रोजन से बांड नहीं बनाता, कार्बन देखें कार्बन के साथ भी बांड बना सकता है। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बांड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी, फास्फोरस के साथ भी। तो कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि बहुत से बाकी जो एटम्स होते हैं उनके साथ बांड बना सकता है। स्टेबिलिटी की हमने बात की। सेकेंड थिंग, जब एक कार्बन एटम कंबाइन होता है ना 4 किसके साथ, 4 एटम्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है, ये चार्ज रेडिकल के साथ, और चार्ज जो बांड हैं वो देखें सिमेट्रिकली अरेंज हो गए हैं, चारों कोनों पर ये अरेंज हो गए हैं ये बांड। तो इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम इंग्लिश में टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये एक स्टेबल शक्ल है, कन्फिग्रेशन है, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, कार्बन की स्टेबिलिटी की वजह से ही एक फेवरेबल एलिमेंट है कि ये सेल के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है ना उनकी सिंथेसिस कर सके। तो जी हमारा ये आज का जो है वो चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर था। हमारी और भी जो है वो इस टॉपिक की कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।